पूरे मैथमेटिक्स में यदि बात किया जाए तो कैलकुलस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच माना जाता है। कैलकुलस यदि बात किया जाए तो 11th और 12th दोनों में पढ़ना रहता है और जेई मेन एडवांस में भी आता है। 11th 12th एंड जेई मेन एडवांस के लेवल पे यदि बात किया जाए तो कैलकुलस के दो ब्रांचेज हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस एक मतलब इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, उसी के अंदर एक टॉपिक आता है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यदि आप बात करेंगे तो उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं करीब 6-7 टॉपिक हैं। रेट मेजर, मैक्सिमा मिनिमा, अप्रॉक्सीमेशन, इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देन टेंजेंट नॉर्मल। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को मोनोटोनिसिटी भी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस का जो टॉपिक है एओडी, उसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है और इसको हम लोग मोनोटोनिसिटी भी बोलते हैं। इस टॉपिक में क्या कॉन्सेप्ट है और इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे टॉपिक में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आता है और मैक्सिमा मिनिमा में भी इसका यूजेज होता है। किसी भी फंक्शन का नेचर कैसा है, वो फंक्शन किस तरह का है, कहाँ मैक्सिमम अटेन कर रहा है, कहाँ मिनिमम अटेन कर रहा है और वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या किस तरह का फंक्शन है। तो इस टॉपिक को जान लेने के बाद काफ़ी आसानी से हम लोग ये बात मतलब बता सकते हैं किसी भी फंक्शन के बारे में। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ लेते हैं और उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। यहाँ पर यदि बात किया जाए तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। y इक्वल टू एफ एक्स। इंक्रीजिंग फंक्शन का यदि आप ग्राफ देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है। इसका ग्राफ आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें है क्या, इफ व्हेन x इंक्रीजेज, व्हेन x increases then fx also increases। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यदि x1 इफ x1 छोटा हो x2 से, इफ x1 छोटा है x2 से, तो x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा वो x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा उससे छोटा होगा। कहने का मतलब कि दिस इम्प्लाइज fx1 विल बी लेसर देन fx2। इसको आप y1 भी बोल सकते हैं, y1 लेस देन y2। कहने का मतलब यहाँ पर यदि हमारा कोई फंक्शन का वैल्यू मतलब x1 पे जो मिल रहा है तो ये y1 होगा और इसको हम लोग fx1 बोल सकते हैं। अब सपोज x मैंने इंक्रीज कर दिया और x इंक्रीज होने के बाद ये बन गया x2 और यहाँ पर जो फंक्शन का वैल्यू मिला वो हो गया y2, जिसको हम लोग बोल सकते हैं fx2। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन x इंक्रीजेज देन y ऑल्सो इंक्रीजेज। अब इसमें डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा उसको जरा समझते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या होता है, जितने भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, फॉर ऑल इंक्रीजिंग फंक्शन, यदि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप कहीं भी इस कर्व पे जहां मर्जी हो वहां कहीं भी, देयर आर इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। इस इंक्रीजिंग फंक्शन पे बहुत सारे पॉइंट है, आप किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। जैसे हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाएगा। ये एक टेंजेंट है,
दिस इज द टेंजेंट ऑन दिस कर्व। यदि आप ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस बात की गारंटी है ये जो थीटा है ये हमेशा एक्यूट एंगल होगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर यदि आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल हमेशा एक्यूट होगा। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो थीटा है दिस थीटा इज एक्यूट, और यदि थीटा एक्यूट है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टेन थीटा पॉजिटिव होगा, टेन थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और आपको शायद पता होगा कि ये जो टेन थीटा है इस लाइन इस टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको आप m बोलते थे और इसको हम लोग टेन थीटा भी बोलते थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट ये पॉजिटिव होगा। और आपको जब आप डेरिवेटिव पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में भी आप पढ़े होंगे कि जो टेंजेंट होता है मतलब टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स विल बी पॉजिटिव। तो हम इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब जितने भी इंक्रीजिंग फंक्शन है सारे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए उसका जो डेरिवेटिव है मतलब dy बाई डी एक्स वो 0 से बड़ा होगा। कहीं कहीं आप देखेंगे तो 0 के इक्वल भी लिखा रहता है, बट आप मतलब 0 से बड़ा लेना चाहिए। तो ये हो गई बात मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। चलिए इसका दूसरा हम देखते हैं मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट डिक्रीजिंग फंक्शन अब डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या कॉन्सेप्ट है इसको जरा समझिए। जितने भी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उसका कर्व कुछ इस तरीके से होगा। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये कर्व कुछ इस तरीके से होगा। हो सकता है ये एक्स एक्सिस को मतलब इंटरसेक्ट करते हुए चले जाए, बट मतलब मैंने एक जस्ट अप्रॉक्स इस तरीके से रैंडमली कोई एक कर्व ले लिया है। दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसमें है क्या, जैसे जैसे x बढ़ रहा है इफ x इंक्रीजेज मतलब व्हेन x इंक्रीजेज देन यहाँ पर y क्या हो रहा है, y इक्वल टू एफ एक्स दैट इज डिक्रीजेज। y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि इफ x1 छोटा होगा x2 से देन x1 पे जो वैल्यू मिला होगा मतलब fx1 वो बढ़ा रहा होगा किससे, तो x2 के जो वैल्यू मिला होगा फंक्शन का x2 पर। यहाँ पर सपोज मेरा x1 है, दिस इज x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू मिला दैट इज fx1। अब सपोज x का वैल्यू मैंने बढ़ाया, यहाँ पर आते आते सपोज मेरा यहाँ पर आकर के ये बन गया x का वैल्यू x2। तो x1 पे जो वैल्यू मिला था आप देख पा रहे हैं ये ऊपर है, और x2 पे जो वैल्यू मिल रहा है x2 पे वैल्यू मिला तो ये नीचे आ गया मतलब fx2 पहले यहाँ था अब यहाँ गया मतलब डिक्रीज कर गया। ये जो आपको दिख रहा है इसको आप y1 भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग y2 भी बोल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं मतलब दिस इज fx1 को हम लोग y1 बोल सकते हैं। तो y1 ग्रेटर देन y2 मतलब x यदि इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन का। अब इसमें डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा और क्या रिजल्ट होना चाहिए जिससे हम क्वेश्चन बना सके और मतलब वही
कॉन्सेप्ट यूज करके, उसी का यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना भी है। तो इसी को हम दोबारा बना रहे हैं, और सपोज ये हमारा कर्व है, इस कर्व पे कहीं भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, जहां मर्जी हो वहां पर। इस बात की गारंटी है, सपोज मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, यहां पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, लेट्स से दिस इज द टेंजेंट, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है इस कर्व पे। आप ध्यान से देखिए तो ये जो थीटा है आपका, दिस थीटा, ये थीटा हमेशा आपको ऑब्ट्यूज मिलने वाला है। थीटा जो होगा दैट इज ऑब्ट्यूज। यदि थीटा ऑब्ट्यूज है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेन थीटा जो है दैट इज निगेटिव, और टेन थीटा अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है यहाँ पर ये निगेटिव आ रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखने वाले हैं dy बाई डी एक्स, और ये निगेटिव, इसी को हम इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स लेस देन 0। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको आ गया। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि फंक्शन इंक्रीज करे तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगा देना है dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाए तो dy बाई डी एक्स लेस देन 0। इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर दीजिए। यदि आप, ये एक इनइक्वालिटी है, दिस इज इनइक्वालिटी, आप जानते होंगे दिस इज इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो फिर वहाँ से x का वैल्यू आएगा, और वो x का वैल्यू आप इंटरवल का यूज करके, इंटरवल मतलब क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इस दोनों का यूज करके आपका आंसर मतलब आ जाएगा। फिर जो भी पूछ रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब इसमें वर्किंग रूल क्या है ये ज़रा आप समझिए कि यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसे करके आता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग, तो आपको केवल dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 कर देना है। फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज डिक्रीजिंग, तो dy बाई डी एक्स लेस देन 0 वहाँ से निकाल लीजिए। कभी कभी ये क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मतलब किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है, दोनों एक साथ पूछेगा। तो इसको दो बार बनाना पड़ेगा, एक बार dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 और एक बार लेना होगा dy बाई डी एक्स लेस देन 0। दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे फिर आंसर आएगा। इसी का एक दूसरा भी मेथड है कि आप एक ही बार में दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग साइन स्कीम। साइन स्कीम का कैसे यूज करेंगे एक बार इसको समझ लेते हैं। सपोज आपके पास गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, और आपको ये चेक करना है कि कहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर फंक्शन ये डिक्रीज कर रहा है। यदि आपके पास कोई फंक्शन दिया हो और ये पूछ रहा हो कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है, तो आप दोनों ही चीज़ एक ही साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो यूजिंग साइन स्कीम, मतलब साइन स्कीम का यूज करके आप कर सकते हैं। कैसे भैया, इसके लिए क्या वर्किंग रूल है आप इसको एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब ये जो भी फंक्शन दिया उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आ जाएगा। जब dy बाई डी एक्स आपको मिल गया, जब dy बाई डी एक्स मिल गया, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है जो मतलब काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और मैंने बहुत देखा है। आप इस चीज़ को समझिए, जब ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो आपको क्या करना है ये यहाँ जो भी चीज़ है इसको आपको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज कर लेना है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बना देना है। जब ये काम सब हो जाएगा तब आप क्या करिए, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, तो dy बाई डी एक्स को जीरो करके, dy बाई डी एक्स को आप जीरो करेंगे, आपका यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, मतलब x का वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आया, सपोज a आया, b आया, c आया, जो भी आया। जब ये आ जाएगा
देन उसके बाद ड्रॉ साइन स्कीम, ड्रॉ साइन स्कीम, ड्रॉ साइन स्कीम। और साइन स्कीम कैसे बनता है ये आपको पता होगा कि मतलब इस तरीके से लेना है। सपोज अभी मैंने ये एज्यूम किया कि ये जो ABC है दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, तो यदि ये क्रिटिकल पॉइंट है तो आपको नंबर लाइन पर इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर देना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसमें साइन रखना, तो साइन कैसे होगा वो समझिए। dy/dx जब आप निकाले होंगे तो उस समय देखना है कि इनिशियल में कौन सा साइन है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और शुरू में कौन सा साइन है। तो यदि यहाँ पर पॉजिटिव रहा होगा तो यहाँ पॉजिटिव लिखना है, और यदि निगेटिव रहा होगा तो यहाँ पर निगेटिव रखेंगे। जब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा इसके बाद आप अल्टरनेट साइन प्लस माइनस, और यदि यहाँ पर निगेटिव रहा होगा तो निगेटिव रख करके फिर अल्टरनेट साइन मतलब फॉलो करेंगे। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है, यदि कोई क्रिटिकल पॉइंट किसी ऐसे फैक्टर से आ रहा हो जिसका पावर इवन नंबर रहा होगा तो उसके दोनों ही तरफ सेम साइन होगा। इसको हम आपको क्वेश्चन लेकर के डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा। ये हमने अभी वर्बली बोल दिया है कि क्या होता है, और इसको देखते हैं कि मतलब क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। दूसरी बात, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन को मतलब लेने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट कौन सा, तो फंक्शन का। कुछ ऐसे फंक्शन है जो नॉन फंक्शन है और जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो वैसे फंक्शन के केस में आप मतलब ग्राफ का भी हेल्प ले सकते हैं, और मतलब इनफैक्ट यदि क्वेश्चन आता है प्रूविंग टाइप में तो वहाँ ग्राफ भी प्लॉट कर देना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कुछ फंक्शन के बारे में, सम नॉन फंक्शन। तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, तो हम लोग अभी उन सारे फंक्शन को देखने वाले हैं जो हमारे काम की हैं। ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये केवल इसी टॉपिक में ही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स में, पूरे मैथमेटिक्स में रैंडमली आपको कहीं भी मिल सकता है। अब इसमें यदि बात किया जाए जितने भी फंक्शन है उसका आपको इनफैक्ट डोमेन और रेंज की भी ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली इसका जो ग्राफ है मोनोटोनिसिटी में, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, वो बहुत मतलब ज़बरदस्त उसका यूज है। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं इसको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल में आपको लीनियर फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक फंक्शन हो गया, फिर बाई क्वाड्रेटिक हो गया, देन लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बच्चे लोग क्वेश्चन तो बना लेते हैं, लेकिन यदि कहीं पर क्रिटिकल क्वेश्चन आता है और मतलब क्वेश्चन थोड़ा मतलब ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है और बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक का, तो वहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। यदि आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट पता है, आप डोमेन और रेंज जानते हैं, तो मतलब बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। हम इसका जो ग्राफ है पहले भी बताए थे, लेकिन चूंकि आपको इस टॉपिक में ज़रूरत पड़ रहा है इसीलिए हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आपको ऑलरेडी आ रहा है देन वेल एंड गुड, और यदि नहीं आ रहा है तो फिर आप इसको समझ सकते हैं। हम इसको शॉर्ट में अभी डिस्कस करेंगे, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की, तो आप देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, y = mod x। अब mod x की बात यदि किया जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये या तो x होगा नहीं तो -x होगा। यहाँ पर x तब होगा जब ये ग्रेटर देन 0, निगेटिव तब लेना है जब x लेस देन 0 हो। एक जगह आप कहीं भी इक्वल टू लगा सकते हैं। यदि इसके ग्राफ की बात किया जाए तो ग्राफ हम लोग कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है और आप बनाए होंगे। इस ग्राफ में आप ज़्यादा ध्यान से देखिए, यह -∞ से इन्फिनिटी, इस मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज होल रियल नंबर, मतलब कंप्लीट रियल नंबर है। और दूसरा रेंज की बात किया जाए, रेंज तो ये आपको 0 से इन्फिनिटी दे रहा है। भाई ये ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन ये हमारे अभी किस काम की है, तो आप समझिए -∞ से 0 में ये फंक्शन क्या है, डिक्रीज किया है, और 0 से इन्फिनिटी में ये क्या हो रहा है, इंक्रीज किया है। आप फंक्शन जानते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज करता है और किस इंटरवल में ये डिक्रीज करता है। क्योंकि प्रूविंग टाइप क्वेश्चन आता है तो बोला जाता है कि प्रूव दैट दिस इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल
एंड दिस इज डिक्रीजिंग इन दिस मैनी एनी गिवन इंटरवल। तो उस समय लोग सोचते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे लगाए, कैसे इंटरवल निकालेगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है इसमें प्रॉब्लम फेस करते हुए, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ये चीज़ जानना जरूरी है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये मॉडुलस फंक्शन की बात हुई। इसके बाद मतलब इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो ग्राफ में देखा जाएगा। नेक्स्ट यदि आप बात करेंगे पोलिनोमियल फंक्शन, तो पोलिनोमियल में जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर को आप ध्यान से देखिए, लीनियर फंक्शन जितने भी होंगे वो कुछ इस तरीके से होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। यदि आप लीनियर, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, आप ये इस तरीके से मिलता जुलता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैंने इसको ऐसा लिखा है y इक्वल टू एक्स प्लस बी, बात एक ही हुई। यदि ये लीनियर फंक्शन है तो आप समझिए इसको आप मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यदि आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जानते हैं तो इस लाइन का आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और यदि ग्राफ की बात किया जाए तो डिपेंड करता है कि m क्या है। m यदि पॉजिटिव है तो ये ग्राफ इसमें डिपेंड करेगा कि m क्या है। तो इफ़ m इज ग्रेटर देन 0 एंड c ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब m भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से। आप देखिए यहाँ ध्यान से, ये एक्यूट एंगल बनेगा यहाँ पर, और ये थीटा जो है, थीटा विल बी एक्यूट, और यदि थीटा एक्यूट है तो स्लोप इसका पॉजिटिव होगा, और c पॉजिटिव होने का मतलब ऊपर कट करेगा, मतलब y एक्सिस में ऊपर कट कर रहा है पॉजिटिव में। अब ये फंक्शन आपको क्या है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये आप देख पा रहे हैं। दूसरी बात, यदि m पॉजिटिव हो और c लेस देन 0 हो गया, मतलब c निगेटिव है, m पॉजिटिव c निगेटिव, c निगेटिव है तो y एक्सिस को डाउनवर्ड मतलब नीचे निगेटिव एक्सिस में कट करेगा, और m पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो अभी भी ये जो ग्राफ है, m चूंकि पॉजिटिव है, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। तीसरा यदि बात किया जाए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m लेस देन 0 हो एंड c पॉजिटिव हो, m निगेटिव है c पॉजिटिव है। c पॉजिटिव कहने का मतलब ग्राफ क्या है, मतलब x एक्सिस y एक्सिस को ऊपर कट करेगा, m निगेटिव है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनना चाहिए, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर c हो जाएगा, और ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं तो ये आपका ऑब्ट्यूज होगा। नेक्स्ट यदि बात किया जाए तो y मतलब m यदि निगेटिव हो, लेस देन 0 हो, एंड c भी निगेटिव हो, मतलब दोनों निगेटिव है। c निगेटिव कहने का मतलब y एक्सिस को नीचे कट करेगा, और m निगेटिव कहने का मतलब ये कि जो थीटा बनेगा वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए। तो भाई नीचे कट करेगा तो ये इधर कट करेगा। अब कैसे ड्रॉ करेंगे ताकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बने, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और थीटा मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनने वाला है ये आप देखिए, तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप ये समझ पा रहे होंगे। ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो ये डिक्रीजिंग है, तो आप देख करके भी समझ सकते हैं कि दिस इज डिक्रीजिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप ग्राफ देख करके पता कर सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट यदि बात किया जाए क्वाड्रेटिक में क्या हो सकता है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, बहुत ही बेसिक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ क्या होगा, ये इस तरीके से होगा। अब ये ग्राफ मतलब कुछ इंटरवल में इंक्रीज किया है और कुछ इंटरवल में डिक्रीज किया है। यदि बात किया जाए माइनस इन्फिनिटी से 0 में, तो इधर ये डिक्रीज किया है, और 0 से इन्फिनिटी में ये इंक्रीज किया है। ये आपको पता रहना चाहिए, मतलब जैसे ही ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात हो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये डिक्रीज कर रहा है, 0 के बाद मतलब 0 टू इन्फिनिटी ये इंक्रीजिंग है। क्यों है ये आप देख पा रहे हैं। दूसरी बात, यदि y इक्वल टू सपोज यहाँ पर ऐसा रहे, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब इसका ग्राफ आप देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब इसमें क्या है, तो माइनस इन्फिनिटी से पहले ये इंक्रीज किया है, बाद में डिक्रीज किया है, तो इधर इंक्रीजिंग, और 0 टू इन्फिनिटी में ये डिक्रीज किया है।
क्यूबिक फंक्शन की बात किया जाए तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, यदि आपको पता होगा तो। ग्राफ हम अभी कंप्लीट नहीं डिस्कस कर रहे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि इस तरीके का फंक्शन आ रहा है तो हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इतना ध्यान में रखना है। एक्स क्यू का ग्राफ आप देखेंगे तो ये हमेशा इंक्रीजिंग है, मतलब ये इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। केवल एक्स क्यूब ही नहीं बल्कि एक्स टू दी पावर 5 भी होगा, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5, तो भी इसका ग्राफ इसी तरीके से जाएगा। नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक, मतलब y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, तो इसका भी ग्राफ, मतलब ये इवन फंक्शन है और इसका ग्राफ सिमेट्रिक टू y एक्सिस, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो दिस इज ऑल्सो मतलब इधर डिक्रीज किया है और इधर ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये बात हुई पोलिनोमियल फंक्शन की। यदि पोलिनोमियल फंक्शन कहीं आपको मिल रहा है तो आप इस तरीके से ग्राफ स्केच करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन, आप बहुत ही काम की है, प्रूविंग टाइप क्वेश्चन आता है इसमें। जो आर.डी. शर्मा सर का बुक देखेंगे तो पहला ही एक्सरसाइज इसमें 6-7 क्वेश्चन दिया होगा शायद, और उसमें प्रूविंग टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को। आप समझिए इसको थोड़ा ध्यान से। y इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस, यहाँ पर बेस में सपोज b मैंने रखा है। अब इसके ग्राफ की बात इसके ग्राफ की बात किया जाए तो दो केस बनेगा। केस वन क्या है कि यदि b आपका मतलब 1 से बड़ा है, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, देन इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। बेस यदि 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और ये कहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, यदि आप 1 रख देंगे तो 1 रख देंगे तो y का वैल्यू 0। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज इंक्रीजिंग, मतलब ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग। कहीं पर यदि आपको लिखा रहे कि y इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस 3, तो आप बिना dy/dx लगाए, बिना डेरिवेटिव यूज किए, मतलब आप ये बता सकते हैं कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग अपने डोमेन में। डोमेन मतलब जो इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि निगेटिव तो रखेंगे नहीं, तो इसीलिए तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरी बात है, यदि इसमें बेस यदि 1 से छोटा हो, अब 1 से छोटा कहाँ तक, तो 0 से बड़ा ही, मतलब 0 और 1 के बीच में, क्योंकि निगेटिव तो रखना नहीं है। और बेस में कभी भी आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो फंक्शन आप पूरा देख रहे हैं इसमें डोमेन मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए, b भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ये इसका कंडीशन है। लॉगरिथमिक फंक्शन यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब बातें आना चाहिए। ये बातें हो गई। कहने का मतलब इसका डोमेन, मतलब लॉग एक्स का डोमेन पूछा जाए तो क्या होगा, तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, रेंज क्या होगा, तो रेंज ऑल रियल नंबर, क्योंकि आपको y जो मिल रहा है पॉजिटिव निगेटिव सारा मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डोमेन इज आर पॉजिटिव, लेकिन रेंज ऑफ द फंक्शन तो वो होगा आपको ऑल रियल नंबर। ग्राफ की बात कर रहे थे कि यदि बेस 0 और 1 के बीच में हो तो ग्राफ कैसा होगा, तो भैया ग्राफ होगा कुछ ऐसा, ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा, और ये एक्स एक्सिस को 1 पे, मतलब 1,0 यहाँ पर पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, तो ये ग्राफ जो है कैसा है, डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, मतलब अपने डोमेन में ये बिना डिफरेंशिएशन किए बन गया, मतलब आप ग्राफ को स्केच करके समझ सकते हैं, और ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आप पढ़े होंगे y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। इसका यदि आपको ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, और y एक्सिस को ये कहाँ कट करेगा, तो भाई x इक्वल टू यदि आप 0 रख देंगे इसमें तो y आपका 1 मिल जाएगा, तो 0,1 पर। अब ग्राफ को देख करके आप समझ सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, और इसको मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब जितने भी, जैसे इससे पहले भी इसमें यहाँ पर ये डिक्रीज है तो इसको आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप बोल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें मैंने कोई dy/dx नहीं लगाया, मैंने कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, लेकिन उसका हमको पता है। तो कई बार आपको आंसर पहले पता होता है, लेकिन अब वहाँ जहाँ पर आंसर लिखना होगा, मतलब सब्जेक्टिव पेपर में, तो वो कैसे लिखेंगे तो वो हम कुछ देर के बाद आपको डिस्कस करेंगे। आंसर तो लिखना ही है, आंसर
मतलब जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करना है वो लिखेंगे, लेकिन हम आपसे ये सजेस्ट करेंगे कि यदि आप ग्राफ साइड में स्केच कर देते हैं तो वो बहुत ही बेहतर आंसर माना जाता है। ये बात हो गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसमें ध्यान से देखिए कि x आप पॉजिटिव रखें या निगेटिव, y हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, लेकिन आपको जो रेंज मिलने वाला है, रेंज भैया आपको केवल और केवल 0 से बड़ा पॉजिटिव मिलेगा, 0 टू इन्फिनिटी। रेंज मतलब y का वैल्यू, तो y तो हमेशा आपको ऊपर मिल रहा है ना, 0 भी नहीं मिलेगा। यदि आप माइनस इन्फिनिटी जाके रखेंगे तो जाकर के मतलब x जब काफ़ी छोटा हो जाएगा, काफ़ी छोटा मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y 0 को अप्रोच करेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन x अप्रोचेड टू माइनस इन्फिनिटी देन y अप्रोचेड टू 0। तो इसीलिए रेंज हम लोग 0 टू इन्फिनिटी लिखते हैं। अब समझिए इसको, इसमें x पॉजिटिव रखेंगे, x यहाँ पावर में है तो पॉजिटिव नंबर आएगा, निगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा। जैसे x के जगह आप सपोज 2 रख दिया तो y क्या मिलेगा, e स्क्वायर। e का वैल्यू कितना होता है, तो 2.7325, मतलब इस तरीके से अप्रॉक्स वैल्यू है। ये एक इरेशनल नंबर है और ये यूलर साहब के द्वारा दिया गया था, तो उन्हीं के नाम पर ये नंबर, मतलब इसका नाम रखा गया है यूलर नंबर। तो ये पॉजिटिव आपको मिलेगा, दिस इज ग्रेटर देन 0, है ना। लेकिन यदि आप माइनस में रखेंगे -2 तो भी आपको भैया पॉजिटिव ही मिलेगा। आपको दिखने के लिए भले ही माइनस लग रहा है लेकिन ये निगेटिव है नहीं, पावर निगेटिव होने से वो निगेटिव थोड़ी ना होगा, ये आपको रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/e², और ये अभी भी पॉजिटिव है। कहने का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पर ये अभी पावर यदि निगेटिव है, पॉजिटिव है तब। अब जरा ध्यान से देखिए y इक्वल टू ई टू दी पावर x, अब इसी में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ई टू दी पावर -x यदि लग जाए तब ये क्या होने वाला है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होने वाला है, देख लीजिए ये। अब इसमें भाई ये 0 जब x जब 0 रहेगा तो y 1 होगा, और ये ग्राफ डिक्रीजिंग है क्योंकि जैसे जैसे जब x हमारा इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है। इसमें क्या हो रहा था, जब x हमारा इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज मतलब इंक्रीजिंग एंड दिस इज डिक्रीजिंग, और इसको आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक चीज आप और समझिए, ये केवल इंक्रीज किया है, ये फंक्शन केवल इंक्रीज किया है, एक ही काम कर रहा है, मतलब सिंगल वर्क कर रहा है। इसको बोलते हैं मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो इसको आप बोल सकते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। दिस इज मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। ये भी आपका मोनोटोनिक हुआ, मोनोटोनिक फंक्शन। भाई ये केवल इंक्रीज किया, केवल इंक्रीज एक ही काम किया, इसीलिए मोनोटोनिक फंक्शन। ये केवल डिक्रीज किया, दिस इज ऑल्सो मोनोटोनिक। केवल इंक्रीज करे या केवल डिक्रीज करे, दैट इज मोनोटोनिक। इससे पहले आपने देखा था दिस इज ऑल्सो मोनोटोनिक, दिस इज ऑल्सो मोनोटोनिक, दिस इज ऑल्सो मोनोटोनिक। अब एक चीज समझिए, कहीं कहीं पर किसी बुक में आप देखेंगे, ऐसे तो चैप्टर का नाम आप देखेंगे तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे दिया रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो चैप्टर का नाम लिखा रहता है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी मतलब इसी का मतलब हुआ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड है। अब समझिए, जैसे ये फंक्शन आप देखिए, यहाँ पर ये इंक्रीज किया, मतलब कुछ डिक्रीज किया, पहले -इन्फिनिटी से 0 में, -इन्फिनिटी से 0 में डिक्रीज किया है, और फिर ये जाके इंक्रीज किया है। तो ये एक काम नहीं किया, क्या ये फंक्शन केवल इंक्रीज किया, नहीं। क्या ये फंक्शन केवल डिक्रीज किया, नहीं। तो ये मोनोटोनिक नहीं हुआ। सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन मोनोटोनिक। तो इसको आप बोल सकते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, नॉन मोनोटोनिक, मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक। ये इंक्रीजिंग है तो इसको मोनोटोनिक बोला जा सकता है, ये फिर से आपको नॉन मोनोटोनिक है। तो ये बात हो गई मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन की, और यहाँ पर आ गए हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक में आप जानते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको मतलब बेहतर तरीके से खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम 1-2 फंक्शन बता देते हैं, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स,
तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये ज़रूरत पड़ने वाला है इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं। y इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसे जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, इसको आप बोल सकते हैं नॉन मोनोटोनिक। ये बात हो गई। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये समझना है कि ये जो जीरो कहाँ पर हो रहा है, तो ये जीरो कहाँ पर होगा, तो एन पाई पर जीरो होगा। मतलब ये पाई है, ये 2 पाई है, दिस इज 3 पाई, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 2 पाई। ये मैक्सिमा जहाँ पर मिल रहा है आपको ये पाई बाई 2 है, ये ऑड पाई बाई 2 पर आता है मैक्सिमा मिनिमा, तो यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है। जैसे इधर जाएंगे तो ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो ये माइनस 3 पाई बाई 2 होगा। खैर अभी इसको इतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तो उसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये आना चाहिए। दूसरी बात, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक और हम आपको दिखा देते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो y इक्वल टू कॉस एक्स का देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसे जाएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब ये जीरो, और ये कहाँ पर जीरो होता है कॉस एक्स, तो ऑड पाई बाई 2 पर। यहाँ पाई बाई 2 है, फिर 3 पाई बाई 2 है, इधर जाएंगे तो ये माइनस पाई बाई 2 आएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो मैंने साइन और कॉस का बनाया, बाकी यदि कुछ यूज होगा तो हम वहाँ पर आपको डिस्कस कर देंगे, और बाकी आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें फिर से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इस सबको आप रिवाइज कर सकते हैं, खुद से ग्राफ बना सकते हैं। हम यहाँ पर आपको एक दो बता देते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ यदि आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। भाई ये ग्राफ आता कहाँ से है, तो ये ग्राफ किसी भी फंक्शन का आप यदि ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं तो मतलब उसका डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। अब डोमेन और रेंज क्या है भैया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें x जो होता है दैट इज -1 से 1, तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन हुआ -1 से 1, तो इधर जो आपको रखना है दैट इज -1 से 1। दूसरी बात रेंज मतलब y, तो रेंज ऑफ द फंक्शन कितना है भैया, तो साइन इनवर्स एक्स ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक का वैल्यू देगा, क्योंकि इसको 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, ये सब बातें हैं। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स की बात। तो यहाँ पर आपको पाई बाई 2 मिलने वाला है, एंड यहाँ पर आपको माइनस पाई बाई 2 मिलने वाला है, ये बातें हो गई। दूसरा y इक्वल टू, जैसे अच्छा इस ग्राफ को देख करके आपको क्या लग रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सो दिस इज ऑल्सो मोनोटोनिक। y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की यदि बात किया जाए तो आपको शायद पता होना चाहिए डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होता है दैट इज, इसका भी -1 से 1 ही होगा, लेकिन इसका जो रेंज है वो अलग होता है। रेंज इज 0 to पाई, आपको याद होगा, तो नहीं याद है तो याद करिए जा करके। तो यहाँ पर ये अब इसका ग्राफ यदि आप बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा भैया, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो -1 दिस इज 1, और ये हो जाएगा आपका 0 एंड दिस इज पाई। इस ग्राफ को आप जरा ध्यान से देखिएगा तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कॉस इनवर्स एक्स जो होता है दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग। तो ये था मतलब ग्राफ से रिलेटेड बातें जो हम आपको बताए, और बाकी का क्वेश्चन में जब आएगा तो हम वहाँ पर यूज करेंगे, वहाँ पर डिटेल में और डिस्कशन किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने जो भी ग्राफ पढ़ा है उसको एक बार कमांड कर लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको मतलब जो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। हम डिटेल में नहीं बताए इसलिए क्योंकि मतलब यदि इसको डिटेल में बताने जाएंगे तो टॉपिक ही अलग हो जाएगा। मोनोटोनिसिटी जो चैप्टर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसमें जो ज़रूरत की बातें हैं उस पर मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किया। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कैसे बनेगा। ये आपको आर डी शर्मा सर का यदि बुक होगा आपके पास तो उसमें पहला एक्सरसाइज में दिया हुआ है। आर डी शर्मा सर के बुक में 2 एक्सरसाइज दिए हुए हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का, राइट। अब इसमें जो पहला एक्सरसाइज है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि उसमें प्रूविंग टाइप आता है, और जो दूसरा एक्सरसाइज है वो पैटर्न है, मतलब एक क्वेश्चन बना लिया तो धर धरा करके सब बन जाएगा। अब इसमें है कि थोड़ा सा समझदारी चाहिए, भले ही मतलब एक एक लाइन का क्वेश्चन है बट उसमें मतलब एनालिसिस चाहिए। एनालिसिस करने का यदि एबिलिटी है तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं तो फिर हवा में उड़ जाइएगा। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है प्रूव दैट फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन दिस, पहला ही फंक्शन आया मतलब दिस। अब लोग कहेगा dy/dx निकालेंगे, फिर कैसे निकालेंगे, फिर क्या क्या करेंगे, इतना मतलब
मतलब पूछेगा ही पूछेगा, लॉग का क्वेश्चन देखते ही पूछेगा कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। हम इसको पूरी तरीके से आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको बनाना है, कैसे अप्रोच लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला काम इसमें हम क्या करने वाले हैं, y इक्वल टू हमारे पास दिस इज एफ एक्स है, तो हम इसको लिखने वाले हैं भाई दिस इज y इज इक्वल टू लॉग एक्स, और ये बेस में e दिया हुआ है, और इन्होंने बोला है कि इट इज इंक्रीजिंग ऑन दिस, 0 से इन्फिनिटी में इन्होंने बोला है कि ये इंक्रीजिंग है 0 से बड़ा के लिए। तो आप क्या, आपको पता होगा कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था, जब भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात किया जाए और y इक्वल टू आपके पास कोई फंक्शन दिया हो, तो आपको जो वर्किंग रूल था, क्या वर्किंग रूल था, तो सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आपको देखना है कि यदि dy बाई डी एक्स प्रूविंग टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, यदि dy बाई डी एक्स आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यदि dy बाई डी एक्स आपको लेस देन 0 आ गया, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू एफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग। तो ये प्रूविंग टाइप क्वेश्चन में आपको ये करना है। दूसरी बात, यदि हो सके तो आपको क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ कर लेना चाहिए, फाइंड कर लेना चाहिए, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद साइन स्कीम ड्रॉ करिए, फिर वहाँ से पता चलेगा कि क्या है। आइए इस क्वेश्चन को बनाते कैसे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले y दिया हुआ है, तो मेरा काम होगा कि dy बाई डी एक्स निकालना, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। d बाई डी एक्स मैंने लिखा log x एंड दिस इज e। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख दीजिए, हमने लगाया d बाई डी एक्स, अब इसको लिखेंगे हम 1 बाई एक्स। भाई मेरे आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने बोला है कि 0 टू इन्फिनिटी, इन्होंने खुद ही बोल दिया है कि x जो है x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है, इधर 0 है, तो भाई इधर क्या होता है, तो इधर तो पॉजिटिव नंबर होता है। 0 से इन्फिनिटी जितने भी नंबर हैं दैट इज पॉजिटिव, तो ये जो है दैट इज आपका पॉजिटिव है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। मतलब क्या, यदि dy बाई डी एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो हम बोल सकते हैं सो y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस e इज इंक्रीजिंग, मैंने सिंबल में लिख दिया, आप अंग्रेजी में लिखिए, इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपको प्रूविंग करना था और इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, आंसर आ गया। एक हम यहाँ पर आपको सजेशन देंगे कि यदि आप ये बना रहे होते हैं तो ये बेशक बनाइए, लेकिन साथ में यदि आप अपना डायग्राम दिखा देते हैं, मतलब ग्राफ स्केच कर देते हैं, तो वो आंसर बहुत ही अप्रोप्रिएट माना जाता है। वो जो सॉल्यूशन है काफ़ी, मतलब क्या बोलते हैं, 4 चांद लग जाना, तो वो कुछ ऐसा लग जाएगा, है ना। तो आप इसका ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, और ग्राफ में यदि आप ध्यान देंगे तो कुछ ऐसा, मतलब 0 से बड़ा लॉग एक्स का ग्राफ था। आप देखिए यहाँ पर y हमको ग्राफ बनाना है किसका, तो y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस e, और मैंने बताया था यहाँ पर e जो है 1 से बड़ा है। यदि e 1 से बड़ा हो तो भैया इसका ग्राफ ऐसे आएगा, इसका ग्राफ ऐसे आएगा। अब आपको देखिए ध्यान से, तो ये ग्राफ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है 0 टू इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब समझिए यहाँ पर, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, चाहे जो भी, मतलब कोई एग्जाम में आया हुआ है और आपके पास बहुत ही कम टाइम बच रहा हो और इतना लिखने का टाइम नहीं हो, तो उस केस में आप, मतलब यदि आप पूरा ही भूल गए हो, तो उस केस में आप ये ग्राफ को स्केच करके और एनालिसिस अपनी बात लिख सकते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब उस रेयरेस्ट केस में आप इसका हेल्प लेकर के आंसर को पूरा कर सकते हैं। बट ये मतलब पहले ये लगाना चाहिए फिर ये करना चाहिए, और दोनों आ रहा है तो बहुत ही बेहतर है। तो ये आप देखें कि कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 16.1 हो सकते हैं कुछ नए पुराने एडिशन चेंज होता है तो उसमें चैप्टर नंबर कुछ और रहा होगा, आप देख लीजिए।
इस क्वेश्चन को जैसे बनाना है, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity if a greater than 1 and decreasing on 0 to infinity if a belongs to 0 to 1। तो देखिए आइए हम इसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात तो हमारे पास जो ग्राफ जो फंक्शन है y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, मैंने क्या बताया कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो अब आप समझिए कि इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो dy बाई डी एक्स लॉग एक्स, यहाँ पर होगा d बाई डी एक्स एंड दिस इज log x बेस a, ये हो गया। मतलब अभी मैंने दोनों साइड लगाया dy बाई डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करिए। तो यदि आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो log x का डिफरेंशिएशन तभी होता है जब उसका बेस e हो। अभी जो log x का डिफरेंशिएशन आप जो पढ़े हैं d log x बाई डी एक्स दैट इज 1 बाई एक्स, ये तभी होता है जब यहाँ पर बेस e होता है। यहाँ पर बेस देखिए कुछ और है, मतलब a है, दिस इज नॉट e। तो अभी हम इसको 1 बाई एक्स नहीं लिख सकते। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं। तो इसको करेंगे क्या, तो पहले आपको ये हटाना पड़ेगा, ये जो a है इसको हटाना पड़ेगा। अब ये हटेगा कैसे, ये समझिए। d बाई डी एक्स यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगा log x, यहाँ पर बेस e, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा log e टू द बेस a। मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाया ये जरा समझिए। एक log का प्रॉपर्टी है log a और यहाँ पर बेस में b है। यदि log a बेस b है, आप चाहे तो यहाँ कोई भी बेस ले सकते हैं। जैसे log a, यहाँ पर सपोज बेस हमको c चाहिए c, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा log c बेस b, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है log x बेस 2, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर e आए, तो आपको लिखना होगा log e और फिर यहाँ पर लिखना होगा log e टू द बेस 2। तो यहाँ पर हमको e की ज़रूरत थी और ये मैंने लाया। अब ये जो चीज़ है ये आपका कांस्टेंट हो गया, दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसको हम बाहर कर देंगे। तो ये बन जाएगा मेरा क्या, d log x बाई डी एक्स और यहाँ पर आपको log e टू द बेस a। अब log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो लिखिए 1 बाई एक्स एंड दिस इज log e टू द बेस a। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास क्या आया है, dy बाई डी एक्स, ये आ चुका है। अब डायरेक्ट आपको क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल लेना है, पहले समझना है कि करना क्या है। आपसे जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना है। प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज कर रहा है इफ ए ग्रेटर देन 1। तो भाई इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि ए ग्रेटर देन 1, यदि ए का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो dy बाई डी एक्स जो मेरा आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमको किसी भी तरह से ये दिखा देना है कि जब a से बड़ा कोई नंबर हम रखेंगे तो ये जो dy बाई डी एक्स ये पूरा दिख रहा है वो पॉजिटिव है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। आपको शायद याद होगा log x का ग्राफ कितना बार मैंने बता चुका है। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू ये dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए फॉर a ग्रेटर देन 1, यदि a हमारा 1 से बड़ा है देन log e टू द बेस a जो है दैट इज पॉजिटिव होगा। यदि a बेस मेरा 1 से बड़ा होगा तो ये जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब ये कैसे समझे कि पॉजिटिव है, तो देखिए आप यहाँ देखिए y इक्वल टू log x टू द बेस a मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा। अब जहाँ पर a मेरा ग्रेटर देन 1 है, यदि ये 1 से बड़ा है तो आप ग्राफ देखिए इस तरीके से जाता है। ये ग्राफ गया है और यहाँ पर 1 है, दिस इज 1, 0। यदि हम 1 रखेंगे इसमें x का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। ये ग्राफ है a से बड़ा नंबर के लिए। मान लीजिए हम इसमें x के जगह ये e है, x के जगह हमने e रख दिया। e का वैल्यू 2.7325 होता है, 1 से बड़ा नंबर है। तो 1 से बड़ा नंबर पे यदि हम log x में e रखे तो हमको क्या मिल जाएगा भैया, तो ऊपर मिलने वाला है, देख लीजिए यहाँ पर। तो y का वैल्यू y इक्वल टू log e टू द बेस a, ये ऊपर मिलेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। वही मैंने बोला है। दूसरी बात फॉर a
यदि ए मेरा ए जीरो से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, यदि ए मेरा 0 और 1 के बीच में हो, देन log e टू द बेस ए, ये आपका निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा वो समझिए, ये आप ग्राफ में दिखा सकते हैं। क्यों निगेटिव होगा ये समझिए। log x यहाँ पर लिखा हुआ है log x टू द बेस ए, log x टू द बेस ए y इक्वल टू, और a मेरा 1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच का नंबर है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। और ये यहाँ पर 1,0 है। मेरे भाई आप देखिए, यदि आप 1 से बड़ा नंबर रखते हैं, 1 से बड़ा नंबर जैसे e, यदि आप e रखेंगे इस बार, तो y आपको नीचे 0 से निगेटिव, मतलब निगेटिव साइड आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको मिलेगा मतलब log e टू द बेस a। अब ये वैल्यू आपको अभी क्या होने वाला है, निगेटिव। तो हम क्या बोले हैं कि फॉर a ग्रेटर देन 1, ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है, और यदि a 0 और 1 के बीच में है, उस केस में log e टू द बेस a का वैल्यू क्या है, निगेटिव। अब यहाँ पर देखिए इस फंक्शन में 1/x, x तो हमेशा आपका पॉजिटिव है, x इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आपको रखना क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, तो x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, सो फ्रॉम फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स जो होगा, ये आपका, तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि डोमेन, लॉग का जो डोमेन होता है वो पॉजिटिव होता है, लॉग के अंदर आप नेगेटिव रखेंगे नहीं, तो x आपका पॉजिटिव है, ये तो आपको ऐसे ही समझ लेना चाहिए। इन्होंने बोल दिया, अच्छी बात है, नहीं बोलता तो भी मतलब समझ में आना ही चाहिए। अब dy बाई डी एक्स को ज़रा ध्यान से देखिए, तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये तो पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है, और ये भी पॉजिटिव है। ये क्यों हुआ, ये कब होगा, तो जब 1 से बड़ा होगा a। और दूसरा केस क्या बन सकता है कि ये तो 1/x तो हमारा पॉजिटिव है ही, log e टू द बेस a, दिस इज निगेटिव। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 केस हैं, तो क्या dy बाई डी एक्स, क्या ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं, और क्या ये निगेटिव हुआ कि नहीं। दिस इज फॉर ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज फॉर a लेस देन, मतलब 0 ग्रेटर देन 0 बट लेसर देन 1। मतलब मेरा जो dy बाई डी एक्स है, a से a फॉर a ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव आ रहा है और इसके लिए निगेटिव है। इसका मतलब मेरा जो फंक्शन होगा a से बड़ा के लिए मतलब इंक्रीजिंग होगा और a से छोटा के लिए डिक्रीजिंग होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, मेरे पास चूंकि बोर्ड भर गया तो हम देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, आप समझ जाइए। हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, इतना सा दूर में हम लिखने वाले हैं सो y, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू log x टू द बेस a इज इंक्रीजिंग, मैंने सिंबल में रख दिया, आप पूरा अंग्रेजी वहाँ लिखिए, इंक्रीजिंग फॉर ऑल a ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज डिक्रीजिंग फॉर a ग्रेटर देन 0 बट लेसर देन 1, एंड यही प्रूफ करना था। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, एंड आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये सब क्वेश्चन देखिए केवल आंसर आ जाने से नहीं होगा, मतलब पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ऐसा टाइप का ये सब क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। बहुत ही मतलब ब्रॉड माइंड चाहिए, शांत दिमाग चाहिए और पेशेंस चाहिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि किसी भी तरीके से मतलब बना दिया और हो गया आंसर। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है लीनियर फंक्शन है ना, और इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि यदि ये लीनियर फंक्शन है और मतलब तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये जो फंक्शन है वेयर a, b आर द कांस्टेंट एंड a ग्रेटर देन 0, इन्होंने बोल दिया है कि a आपका पॉजिटिव है। a मतलब क्या, स्लोप पॉजिटिव है। दूसरी बात, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, बोला है कि ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है। तो भाई देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन क्या होना चाहिए भैया, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, क्या हम लोग dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। dy बाई डी एक्स आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है इसका डिफरेंशिएशन, आप लिखिए d बाई डी एक्स एंड दिस इज ए एक्स प्लस बी। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये डिफरेंशिएशन a इंटू
डी एक्स बाई डी एक्स एन प्लस बी, डी बाई डी एक्स और बी का डिफरेंशिएशन, चूँकि ये ए है और इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 लिखे। ऐसा नहीं कि वो कट जाएगा, बहुत लोग तो काट देता है, तो वो ये लॉजिक नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे, मतलब x का पावर 1 है यहाँ पर, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स का पावर 0, 1 इंटू 1 जो कि 1। खैर छोड़िए हटाइए, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। दिस इज 0, दिस इज a, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए हुआ। आप चाहे तो एक ही लाइन में लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए, नो प्रॉब्लम, बट एक दो लाइन लिख दीजिए तो थोड़ा ठीक रहेगा। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि ए आपका पॉजिटिव है, तो ये मतलब हम ये लिख सकते हैं दिस इज पॉजिटिव, ऑलरेडी दिया हुआ है कि मतलब गिवन है आपको, गिवन है ए ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ से क्या हमारे पास आया कि डी वाई बाई डी एक्स मेरा ग्रेटर देन 0, और यदि डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दैट फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सो वाई इक्वल टू जो भी ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस बी इज इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए हमने भी यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दिया इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर, है ना, ऑन आर, मतलब कंप्लीट पूरे रियल नंबर में यदि आप देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये तो बन गया क्वेश्चन। अब जरा आप ध्यान से देखिए, एक चीज़ आप इसको ग्राफ से भी बना सकते हैं। जैसे ये तो बन गया, ये मेथड 1, आप चाहे तो इसका ग्राफ भी दिखा सकते हैं। जैसे किसी को मन है कि हम ग्राफ से बनाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। आप इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है कि बी पॉजिटिव है या निगेटिव है, इतना क्लियर है कि यहाँ पर m के जगह क्या है a, और चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से ये पता चलना है कि m इसका पॉजिटिव है, b कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ कैसा हो सकता है। मान लीजिए यहाँ दो केस बनेगा। क्या केस बनेगा कि m तो पॉजिटिव है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। b जो है मान लेते हैं पॉजिटिव, b भी, दोनों ही पॉजिटिव हैं, m भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव। m पॉजिटिव, इसका मतलब वो जो टेन थीटा होगा, थीटा एक्यूट होगा, मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन विल मेक एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस। बी पॉजिटिव होने का मतलब दिस लाइन विल इंटरसेक्ट वाई एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो भैया इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये पहला केस हो गया। आप ग्राफ को देख करके समझ सकते हैं कि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा जरा आप क्या कर सकते हैं कि यदि m पॉजिटिव है, ठीक है, b का वैल्यू निगेटिव भी तो हो सकता है, यस ऑफ कोर्स हो सकता है। यदि b निगेटिव रहा होगा तो ग्राफ कैसा होगा, तो भाई m पॉजिटिव है तो x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनना चाहिए, और दूसरी बात m ने ये b निगेटिव है तो y एक्सिस को नीचे कट करना चाहिए। आप जरा ध्यान से देख लीजिए तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये जो थीटा है वो एक्यूट है, ये जो थीटा है एक्यूट होगा, और ग्राफ मतलब खुद कह रहा है कि आई एम इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब आप दोनों ही ग्राफ से ये बातें कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस फंक्शन y इक्वल टू एक्स प्लस बी इज डिक्रीजिंग, क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन होल रियल नंबर, कंप्लीट रियल नंबर के लिए। सो हम बोल सकते हैं, सो फ्रॉम ग्राफ, सो फ्रॉम बोथ द ग्राफ इट इज क्लियर, बोथ द graphs it is clear that ये जो fx है वो इंक्रीजिंग है ऑन r, मतलब x बिलोंग्स टू पूरे रियल नंबर के लिए। हो गया, बात खत्म। इस तरीके से बना सकते हैं, चॉइस आपकी है, मेरा काम है आपको बताना। होता क्या है, कभी कभी आपको मतलब MCQ क्वेश्चन आ जाता है तो उस समय इतना स्टेप्स लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ये छोटा क्वेश्चन है तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन यदि आपको ग्राफ आ रहा है तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। अब ये बोल रहे हैं कि ए आपका निगेटिव है, तो भैया आप निकालिए इसके डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आप चाहे तो इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये होगा क्या, तो माइनस ए होगा, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, तो हम पूरा डिटेल में नहीं लिखे हैं। अब आप हमको खुद ही बताइए कि डी वाई बाई डी एक्स क्या बोला था उन्होंने, सॉरी माइनस ए मैंने क्यों लिख दिया। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो कुछ, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो कुछ ए होने वाला है। अब चूंकि क्वेश्चन में बोला गया है ये निगेटिव है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर क्या आएगा, ए का वैल्यू निगेटिव है,
हम ये बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स हम लोगों का लेस देन जीरो है। और यदि किसी का dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो है तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो हम बोल सकते हैं सो y इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हो गया, बात खत्म। चाह रहे हैं कि नहीं हम ग्राफ भी बनाना चाहते, बनाना चाहिए ग्राफ। यदि आप देखना चाह रहे हैं तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। यदि आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो आप देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। भाई ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको, थोड़ा सा स्लोप और मतलब इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, हो गया, बात खत्म। तो y इज इक्वल टू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, x प्लस बी, दिस इज एम एक्स प्लस सी। m का वैल्यू यहाँ पर a है जो कि निगेटिव है, m लेस देन जीरो है, ये आपको ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में दिया। अब रही बात c, तो पहला केस क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो b है, c मतलब b हमारा सपोज पॉजिटिव है, तो b यदि पॉजिटिव होगा तो ऊपर कट करेगा b यदि पॉजिटिव है तो ऊपर कट करेगा, और यदि m निगेटिव था तो ऑब्ट्यूज एंगल बनना चाहिए। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, आप देखिएगा तो ऐसे बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ क्या है, इनकी डिक्रीजिंग, तो आप बोल सकते हैं दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या सीधा डिक्रीजिंग, जो भी बोलना है बोलिए, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरी बात, मतलब यदि b आपका, इफ b पॉजिटिव था, यदि b लेस देन जीरो हो, यदि b आपका निगेटिव हो तो y एक्सिस करेगा, और m निगेटिव है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल बनना चाहिए। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। अब ये यहाँ पर मतलब b, दिस इज जीरो कॉमा b, और b चूंकि मैंने निगेटिव लिया है। अब ये फंक्शन क्या है, दिस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। दोनों ही ग्राफ से ये मतलब साफ क्लियर है कि ये हो या ये हो, मतलब दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं सो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है भैया, एक्स प्लस बी इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, पूरे रियल नंबर के लिए दिस डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एंड a का वैल्यू क्या, a लेस देन जीरो। तो यदि ये जीरो से छोटा वैल्यू है, a निगेटिव है, तो मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है भैया, सो दैट दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन जीरो टू इन्फिनिटी। तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होगा, और इसका डिफरेंशिएशन मतलब माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मालिक, देखिए यहाँ पर x क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी, आप कुछ भी रखिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये आपको हमेशा पॉजिटिव देगा। निगेटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव। हम आपको क्या बता सकते हैं कि दिस इज एफ डैश एक्स आपका हमेशा लेस देन जीरो है। किसी का डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो है, निगेटिव है, तो वो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। चलिए, ये एक्सरसाइज 2 है, RD शर्मा सर की बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं, और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन है, और इसको बनाने के लिए आपको साइन स्कीम की ज़रूरत पड़ने वाला है, और ज़बरदस्त यूज पड़ने वाला है। इस टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो तब तक के लिए आप सभी को मतलब हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इससे पहले जो भी ग्राफ का डिस्कशन हुआ था और जो मतलब प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन है, आप उसको प्रैक्टिस करिए और बना करके आइए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।